गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर चल रहा था और अपने चैप्टर में गुड्स डिस्पैच के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अभी अपना अगला टॉपिक है फ्लॉज इन एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश लोगों के समय जो एजुकेशन का सिस्टम था उसके अंदर क्या क्या कमियां थी, क्या क्या दोष थे। देयर वर मैनी फ्लॉज इन द एजुकेशन सिस्टम अंडर द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश लोगों के समय क्या हुआ, एजुकेशन में बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारे दोष विद्यमान थे। The growth of the education was not uniform at all levels। तो पहला यह है कि जो ग्रोथ थी एजुकेशन की वो सभी लेवल्स पे समान नहीं थी, एक जैसी नहीं थी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि गांव के लेवल पे वहां पे जो ग्रोथ थी एजुकेशन की वो अलग थी। अपन बात करते हैं अगर उससे बड़ी जगह एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे अलग थी, प्रोविंस के बारे में बात करें तो वहां पे अलग थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, हर जगह जो एजुकेशन की ग्रोथ थी वो डिफरेंट थी। प्राइमरी स्कूल्स सफर्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड्स। अब जो प्राइमरी स्कूल थे वो क्या कर रहे थे, वो काफी कुछ झेल रहे थे, सहन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास फंड्स जो थे, फंड्स की जो थी कमी थी, यानी उनको फंड्स नहीं मिल पा रहे थे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। द ब्रिटिश बिलीव दैट, ब्रिटिश लोगों को क्या विश्वास था, बाय एजुकेटिंग अ फ्यू इंडियंस, कि अगर अपन लोग कुछ इंडियंस को एजुकेट कर लेते हैं फ्रॉम द अपर एंड मिडिल क्लासेस, और ये जो अपन एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, कुछ लोगों को, वो कहां से होने चाहिए, अपर और मिडिल क्लास के लोग ही होने चाहिए। द गवर्नमेंट वॉज एक्चुअली पेविंग वे फॉर द मासेस। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वो क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं जो मासेस हैं यानी बड़ी संख्या के लोग हैं उनके लिए एक रास्ता बना रही है एक तरीके से। किस चीज के लिए? एज दीज इलेक्टेड इंडियंस वर एक्सपेक्टेड टू इम्पार्ट एजुकेशन टू दीज मासेस। क्यों? क्योंकि ऐसा ये लोग एक्सपेक्ट करते थे कि अगर अपन लोग मिडिल क्लास के लोग और अपर क्लास के लोग हैं इनको अपन अगर एजुकेशन देते हैं तो ये लोग क्या करेंगे, ये इंडिया में जो लोग हैं उनको एजुकेशन देंगे, काफी ज्यादा संख्या के लोगों तक अपनी एजुकेशन पहुंचाएंगे। दिस वॉज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और जो ये पूरा काम हो रहा है कि भाई कुछ लोगों को चूज कर लो, उनको एजुकेशन दो, वो लोग जो है काफी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं उनको एजुकेशन देंगे अपने हिसाब से नेटिव लैंग्वेजेस में या किसी और लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये पूरा काम चल रहा है, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। The British did not pay any attention to the education of women or promoting higher studies in science and technology। जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ इन्होंने कभी भी साइंस के मामले में और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कभी भी हायर एजुकेशन को प्रमोट भी नहीं किया। मास एजुकेशन वॉज नेग्लेक्टेड। जो लोग, ज्यादातर लोग क्या होते थे, उनको शिक्षा मिल ही नहीं पाती थी उनके समय। द वास्ट मासेस रिमेन इलिटरेट। ज्यादातर लोग जो थे वो अनपढ़ ही रहते थे। while the spread of education was limited to the middle and the upper middle class। जबकि जो एजुकेशन थी उसका जो प्रसार था वो सिर्फ सीमित था। कहां तक सीमित था कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वहां तक और अपर मिडिल क्लास लोग हैं वहां तक, यानी कि सभी को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, कुछ चुनिंदा लोगों को शिक्षा मिल रही थी। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन वाज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट। यानी कि अगर अपन बात करते हैं साइंटिफिक एजुकेशन के बारे में या टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो एजुकेशन होती है उसके बारे में, तो इन दोनों का तो कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं था, यानी कि यहाँ पे इनकी विद्यमानता नहीं थी। तो ये सारे के सारे क्या थे, फ्लॉज थे कहाँ पे, ब्रिटिश लोगों की एजुकेशन के अंदर। अगला टॉपिक है रिफॉर्मर्स एज एजुकेटर्स। तो कुछ पर्सन ऐसे हुए हैं जो रिफॉर्मर्स भी थे और साथ में साथ वो एजुकेटर्स भी रह गए, यानी उन्होंने जो इंडियन मासेस हैं उनके अंदर एजुकेशन को काफी प्रमोट किया। सर सैयद अहमद खान played a vital role in the educational upliftment of Muslim in India। एक पर्सन है, एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है सर सैयद अहमद खान। इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं उनको क्या किया, उन्होंने एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट करने में या लोगों को एजुकेट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। He did the following things to improve the educational standard। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे ताकि मुस्लिम लोगों में या अन्य लोगों में भी क्या है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। तो कौन कौन से कार्य थे वो देखते हैं। He set up a journal तहजीब उल अखलाक which contain articles of influential Muslims who agreed with Sir Sayyid Ahmad's approach toward education।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जनरल लिखना स्टार्ट किया, किसमें, तहजीब उल अखलाक के अंदर। और इन्होंने इसमें जो जनरल्स लिखने स्टार्ट किए उसमें क्या किया, इन्होंने इसके अंदर जनरल जो लिख रहे हैं, यानी कि कोई न्यूज़पेपर है जिसका नाम है तहजीब उल अखलाक, इसमें इन्होंने जो काफी प्रभावी मुस्लिम पर्सनैलिटीज हैं उन लोगों से क्या किया, यहाँ पे लेख लिखवाए। और ये जो लोग लेख लिख रहे हैं ये सभी लोग क्या है, सर सैयद अहमद खान की जो अप्रोच है एजुकेशन के लिए उससे कंप्लीटली मैच भी करते थे या फिर सेम भी थे। He founded a scientific society in गाजीपुर in 1863। जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी की जो है स्थापना की। कहाँ पे की, गाजीपुर में की। कब की, 1863 में की। He opened a school in मुरादाबाद in 1859। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्कूल भी ओपन किया। कहाँ पे किया, मुरादाबाद में किया। कब किया, 1859 में किया। He opened a school in गाजीपुर in 1864। उसके बाद एक स्कूल और खोला। कहाँ पे, गाजीपुर में खोला, 1864 में खोला। He made a committee to raise funds for new schools। उसके बाद क्या किया, इन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी बनाने का कारण क्या था, कमेटी इसलिए बनाई ताकि ये क्या कर सके, और ज्यादा फंड को इकट्ठा कर सके और जो एजुकेशन के लिए जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसको और प्रमोट कर सके। He set up the Mohammedan Anglo Oriental School in Aligarh on 24th May 1875। इसके बाद उन्होंने क्या किया, अलीगढ़ में एक स्कूल और खोला। उसका नाम क्या दिया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। और ये कब की बात हो रही है, ये हो रही है 24th May 1875। He set up the Mohammedan Educational Conference in 1866 to raise the standard of education। इसके बाद उन्होंने एक और 1866 में क्या किया, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। और उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य इतना था कि जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का उसको और राइज किया जा सके, उठाया जा सके। महाराजा सयाजी राव was the महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट फ्रॉम 1875 to 1939। यानी कि एक राजा है जिनका नाम है सयाजी राव और ये जो है बड़ौदा के क्या है, महाराज है। और उन्होंने यहाँ पे जो एरिया है बड़ौदा वाला, यहाँ पे कब से कब तक रूल किया है, 1875 to 1939 तक। एंड इज नोटेबली रिमेंबर्ड फॉर रिफॉर्मिंग मच ऑफ इट्स स्टेट ड्यूरिंग हिज रूल। और इनको याद क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने जहाँ पे राज किया, जिस जगह पे राज किया वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। He belonged to the royal Gaikwad dynasty of the Maratha, which ruled parts of present-day Gujarat। अब इनके डायनेस्टी की बात की जाए, वंश की बात की जाए, तो ये किससे संबंध रखते हैं, ये गायकवाड़ डायनेस्टी से संबंध रखते हैं, जो कि मराठाओं की ही डायनेस्टी थी। और इन्होंने रूल कहाँ पे किया, आज के समय के गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ पे इन्होंने अपना रूल किया। On assuming the reign of government, some of his first tasks included education of the subject, upliftment of the downtrodden and judicial agricultural and social reform। अब क्या हुआ, जब इन्होंने गवर्नमेंट के हिसाब से कार्य करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने अपना ध्यान दिया एजुकेशन पे। उसके बाद इन्होंने ध्यान दिया जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट में, उनको और आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा उसके बाद उन्होंने जुडिशियल, एग्रीकल्चरल और सोशल रिफॉर्म्स में भी काफी ध्यान दिया। He played a key role in the development of बड़ौदा's textile industry। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया कहाँ पे, जो बड़ौदा की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनको और डेवलप करने में। And his educational and social reforms included among others। इसके अलावा इनके बहुत सारे एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स भी थे जो लोगों को प्रभावित करते थे या लोगों के लिए उनको अपलिफ्टमेंट में उनके साथ क्या है कार्य कर रहे थे। एंड हिज a ban on child marriage। इसके अलावा उन्होंने चाइल्ड मैरिज जो थी उसको भी कंप्लीटली बैन कर दिया। लेजिस्लेशन ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स को क्या कर दिया, तंग संगत या नीति संगत करार कर दिया। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को क्या कर दिया, हटा दिया गया यहाँ से। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का विस्तार किया गया। डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत, संस्कृत भाषा का डेवलपमेंट किया गया। और आइडियोलॉजिकल स्टडीज, इसके अलावा जो आइडियोलॉजिकल स्टडीज होती हैं उसमें भी इन्होंने क्या किया, विस्तार किया। एंड रिलीजियस एजुकेशन, जो लोग अपने रिलीजन के संबंधित एजुकेशन चाहते थे उनको वही एजुकेशन प्रोवाइड होगी। एज वेल एज द एनकरेजमेंट ऑफ द फाइन आर्ट। इसके अलावा इनके समय में क्या हुआ, जो महीन कला का कार्य था वो भी काफी फला फूला। तो आज के लिए इतना ही, बाय बटन नेक्स्ट क्लास में।